भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता करने वाले प्रमुख तत्व। हालांकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रवाद जनमानस में प्रमुखता से उभरा, लेकिन उससे पहले भारतीय पुनर्जागरण के फलस्वरूप भारतीय धर्म एवं समाज सुधारकों ने समाज में जो व्यापक परिवर्तन लाए, उसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद उभर रहा था। संक्षेप में भारत में राष्ट्रवाद के उभरने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से थे। पहला, अंग्रेजी राज्य का प्रभाव। हालांकि औपनिवेशिक शासकों ने भारत में विकास का कार्य अपने स्वयं के लाभ के लिए करवाया था, लेकिन फिर भी उनके कार्यों के फलस्वरूप भारत राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और बौद्धिक सभी क्षेत्रों में आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग हो रहा था, जिसका भारत को लाभ हुआ। भारत में इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। दूसरा है भारत की राजनीतिक एकता। यद्यपि इंग्लैंड ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में खैबर दर्रे तक समस्त भारत को विजय कर लिया था और मुगलों से भी बड़ा राज्य स्थापित किया, भारतीय प्रांत या तो प्रत्यक्षतः अंग्रेजों के अधीन थे या भारतीय रियासतें के रूप में अप्रत्यक्षतः अंग्रेजों के अधीन थे। अब इस राजनीतिक एकता का भारत में प्रभाव ये हुआ कि एक सी अधीनता के समय एक सी समस्याएं और एक से कानूनों ने भारत को एक ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया था। राष्ट्रवादी शक्तियों ने देश में हालांकि सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषाई विरोध के बीज भी बोए, लेकिन फिर भी अखिल भारतीय भावना पनपी और इस भावना ने राष्ट्रीय एकता की मानसिकता को बढ़ावा दिया। तीसरा, भारत में शांति एवं प्रशासनिक एकता की स्थापना। अंग्रेजों ने भारत में एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सरकार का गठन किया और इसी की बदौलत भारत में शांति और प्रशासनिक एकता की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार का न्यायिक ढांचा, संहिताबद्ध फौजदारी दीवानी कानून, जिस पर दृढ़ता से आचरण होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता था। इसने भारत की पुरानी चली आ रही सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता की प्रदान की। एडवर्ड बेवन के शब्दों में ब्रिटिश राज एक प्रकार का के होने के कारण भारत में समीप आगे स्पीयर महोदय लिखते हैं कि यह नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित भारतीय वर्ग था। एडवन ब्रेचर लिखते हैं कि ब्रिटिश राज एक प्रकार का ऐसा लोहे का ढांचा था जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को एक ऐसे समय जकड़ के बांधे रखा जब तक कि विस्थापित हड्डियां तथा आंतरिक परिवर्तन से टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ नहीं गए और रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता और समानता प्राप्त नहीं कर ली। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यवस्थाएं तथा व्यापारिक शोषण को बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी थी। पक्के मार्गों का एक जाल भी बिछ गया था, जिससे एक प्रांत से दूसरे प्रांत, ग्रामीण प्रदेश बड़े बड़े नगरों से जुड़ गए थे। साथ ही देश को बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेलवे थी, जो 1853 के उपरांत विकास करती गई थी। रेलवे के अन्य बहुत से लाभों के अतिरिक्त रेलवे ने देश में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई। 1865 में अर्नाल्ड ने लिखा है कि रेलवे ने भारत के लिए वह कार्य कर दिया जो बड़े बड़े राजवंश पहले नहीं कर पाए थे। अंतर्देशीय पत्रों के लिए 2 पैसे का एक समान टिकट समाचार पत्रों, पार्सलों पर इससे भी कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन पैदा कर दिया। डाकखानों के द्वारा जो देश के कोने कोने में काम करते थे, राष्ट्रीय साहित्य स्थान स्थान पर भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। इस प्रकार आधुनिक संचार के साधनों ने भारत के में भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंधित किया, उनको आपस में मिलने में सहायता दी, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से पाश्चात्य विचारकों को अपनाने में सहायता मिली। भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा मिली। सर चार्ल्स ई ट्रेवेलियन, टी.बी. मैकाले, विलियम बेंटिक के समय देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश भारत में यद्यपि लिपिक वर्ग को विकसित करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके अन्य परिणाम भी हुए जो भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इस नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के मार्ग खुल गए थे। उन्होंने मिल्टन, शैली, बेंथम, स्पेंसर, मिल, रूसो, वॉल्टेयर से भारतीय बुद्धिजीवियों ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन की भावना जगा दी और उन्हें
अंग्रेजी साम्राज्य विरोधाभास अखरने लगा था। नए बुद्धिजीवी लोग प्राय कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक आदि ही थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी विद्या ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने वह अपनी आंखों से इन राजनीतिक संस्थाओं का प्रचलन भी देखा था। वहां लौटने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार तो शून्य के बराबर है और वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। ये विलायत पास लोग ही थे जिनमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रति दिनों दिन बढ़ती हुई संख्या सम्मिलित हो रही थी और साथ ही भारत का मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग था। इस पढ़े लिखे अंग्रेजी बुद्धिजीवी वर्ग ने जो कुछ न कुछ अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित अनुभव किया कि 1833 के चार्टर एक्ट तथा साम्राज्ञी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों पर भारतीयों के द्वार अभी भी बंद थे। इस तथ्य को अनुभव करने से असंतोष बढ़ा और यह असंतोष संक्रामक था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन घोष, लाल मोहन घोष, अरविंद घोष जैसे लोग राष्ट्र आंदोलन की ओर बढ़े क्योंकि उन्होंने देखा कि ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार उनके लिए बंद थे। ये प्रज्ञावान तथा विद्वतापूर्ण लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने और यही भारत समाज का वो वर्ग था जिसने भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। भारत के सभी भागों में अंग्रेजी भाषा के प्रसार लोकप्रियता के कारण शिक्षित भारतीयों का यह संपर्क भाषा के रूप में भी मिल गई थी, जिसके माध्यम से वे एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत करा सकते थे तथा सम्मेलनों में भाग ले सकते थे। प्राचीन काल में यद्यपि संस्कृत ने संपर्क भाषा की भूमिका निभाई थी, परंतु 19वीं शताब्दी में इस भाषा का ज्ञान और प्रयोग बहुत ही सीमित रह गया था। उस समय एक पंजाबी के लिए तमिल भाषा अथवा एक साधारण बंगाली के लिए मराठी भाषा भाषी से विचार विमर्श करना लगभग असंभव सा हो गया था। तब अंग्रेजों ने उन सबको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक ही मंच पर ला खड़ा किया। ऐसी भाषा की अनुपस्थिति में इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप नहीं मिल सकता था, जो कि अंग्रेजी भाषा ने प्रदान किया। आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना। भारत में अंग्रेजी राज का एक अन्य प्रभाव आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना था। ये यूरोपीय लोग ही थे जिन्होंने भारत में मुद्रणालय स्थापित किया, समाचार पत्र और सस्ता साहित्य प्रकाशित करना भी प्रारंभ किया। धीरे धीरे भारतीय समाचार पत्र स्थापित होने लगे। ये समाचार पत्र पाश्चात्य के नमूने पर भी विकसित हुए थे। यद्यपि इन पर बहुत से साम्राज्यवादी शासकों ने प्रतिबंध लगाए, फिर भी भारतीय समाचार पत्र बहुत विकसित हुए और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों द्वारा चलाए गए अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 1877 तक भारतीय भाषा समाचार पत्रों की संख्या बढ़ती गई और उनकी प्रचलन संख्या भी लाख तक पहुंच गई। भारतीय भाषा समाचार पत्रों ने जनमत के बनने तथा राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। द इंडियन मिरर, द बंगाली, द अमृत बाजार पत्रिका, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द हिंदू पैट्रियट, द मराठा, द केसरी, द आंध्र प्रकाशिका, द हिंदू प्रकाश, द कोहिनूर आदि अनेक अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा समाचार पत्रों ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया। अंग्रेजी शासकों द्वारा किए गए अतिरेकों को प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्रता, प्रजातंत्रीय संस्थाओं को जनता में लोकप्रिय बनाया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि हम ये कहें कि भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गए और उन्होंने जनता को शिक्षित करने का माध्यम बनाया। नेक्स्ट है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अंग्रेजों के प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में नवीन प्रक्रिया से नगरों में एक नवीन मध्यम वर्गीय नागरिक श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे इसे नियुक्तियां प्राप्त हो जाने में सुविधा होती थी और दूसरों से सम्मान भी मिलता था। ये नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। बाद में यही नवीन श्रेणी जो भारतीय समाज का छोटा सा और गतिशील अंग बनी, उद्देश्य की एकता और आशा की भावना बनी। यह मध्यम वर्ग आधुनिक भारत की नवीन आत्मा बन गया और पीछे इसने समस्त भारत में अपनी शक्ति का संचार किया और इस वर्ग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके विकास के सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। अगला है इतिहास की शोध की भावना। विलियम जोन्स, जैन मोनियर विलियम्स, मैक्स मुलर, रॉय समसन आदि जैसे विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में शोध के फलस्वरूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान भारतीयों को कराया। इस क्षेत्र में विशेष रूप से कनिंघम जैसे पुरातत्वविदों की खुदाई ने भारत की महानता और गौरव का वह चित्र प्रस्तुत किया जो रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यताओं से किसी भी प्रकार से कम गौरवशाली नहीं था।
इन यूरोपीय विद्वानों ने वेदों उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता तथा मानव मन के सुंदर विश्लेषण के लिए उनका गुणगान किया। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिससे यूरोपीय जातियां उपजी। इससे शिक्षित भारतीयों के आत्मसम्मान में मनोवैज्ञानिक वृद्धि हुई। इन सभी तत्वों ने एक नया आत्मविश्वास जगाया और उनकी देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। अगला है समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। राष्ट्रवाद की उन तेज लहरों ने जो समकालीन समस्त यूरोपीय देशों तथा दक्षिण अफ्रीका को प्रभावित कर रही थी, भारतीय राष्ट्रवाद को भी स्फूर्ति प्रदान की। स्पेन तथा पुर्तगाल के दक्षिणी अमेरिका के साम्राज्यों के खंडरों पर अनेक नवीन राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो रहे थे। यूरोप में भी यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने साधारणतया और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम ने विशेषतः भारतीयों के मनोभावों को अत्यधिक प्रभावित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने मैजिनी तथा उसके द्वारा आरंभ किए गए तरुण इटली आंदोलन तथा गैरीबाल्डी और कार्बोनेरी आंदोलनों पर व्याख्यान दिए, आलेख लिखे और इस यूरोपीय राष्ट्रवाद ने उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। समाज तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रगतिशील रूप। 19वीं शताब्दी में शिक्षित भारतीयों ने पाश्चात्य दर्शन तथा विज्ञान के प्रकाश में जो ज्ञान प्राप्त किया था, उससे उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना आरंभ किया। उसी के फलस्वरूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन आदि संस्था अस्तित्व में आई, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार का कार्य किया। उसी प्रकार से मुसलमानों, सिखों और पारसियों की भी सुधारवादी संस्थाएं बनी। धार्मिक क्षेत्र में इन सुधार आंदोलनों ने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, वंशानुगत पुरोहित पद्धति को चुनौती दी। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता तथा सामाजिक और वैधानिक असमानताओं को चुनौती दी। ये सभी आंदोलन उन्नतिशील थे और चाहते थे कि समाज का गठन प्रजातंत्र, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समानता, तर्क, बुद्धिवाद तथा उदारवादी विचारों के आधार पर किया जाए। हालांकि इन सभी समाज सुधारों का राजनीति से कोई उद्देश्य नहीं था, किंतु फिर भी जो लोग उनके प्रभाव में आए उनमें शीघ्र ही आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावनाएं विकसित हो जाती थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को पल्लवित और पुष्पित किया। जातिवाद। 1857 के विद्रोह का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह रहा कि शासकों और शासितों के बीच एक जातीय कटुता आ गई थी। इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध पत्रिका पंच अपने व्यंग्य चित्रों में भारतीयों को उपमानव जीव, सब ह्यूमन क्रिएचर के रूप में प्रदर्शित करती थी, जो कि आधा गोरिल्ला और आधा हबशी होता था और जो वरिष्ठ पाश्विक शक्ति के द्वारा ही नियंत्रण में रखा जा सकता था। एंग्लो इंडियन नौकरशाही ने भारतीयों के प्रति एक दर्प तथा घृणापूर्वक रुख अपनाना प्रारंभ कर दिया था। किसी न किसी प्रकार उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि भारतीयों के साथ केवल अधिक बल की युक्ति से ही कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार यूरोपीय लोगों ने अपनी ही एक आचार संहिता बना ली और एक वरिष्ठ जाति का सिद्धांत बना लिया और भारतीयों को वे निकृष्ट जाति मानने लगे, जो कि किसी भी प्रकार से पात्र नहीं है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण के फलस्वरूप भारतीय मन में प्रतिक्रिया हुई, जिससे शिक्षित भारतीय प्रतिरक्षात्मक स्थिति में हो गए। अगला आर्थिक शोषण। अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव था भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक और राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल और तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी और उसने भारत को एक मंडी के रूप में विकसित किया। भारत की सभी आर्थिक नीतियाँ कृषि, भारी उद्योग, वित्त शुल्क, विदेशी पूंजी निवेश, विदेश व्यापार बैंक इत्यादि में सभी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई थी। हालांकि अंग्रेजों के न चाहते हुए भी आधुनिक पूंजी उपकरणों ने 1860 के उपरांत भारत में अपना पदार्पण किया और इससे अंग्रेजी कपड़ा उद्योग ने यह शोर मचाना आरंभ कर दिया कि उनके हित में भारतीय शुल्क दरों का पुनरीक्षण किया जाए। सबसे मुख्य उदाहरण था सूती कपड़े पर लगा आयात कर, जिसको भारतीय विदेश पूंजीपतियों की सुविधा अनुसार सरकार बदलती रही। इसी प्रकार पाउंड तथा रुपये की विनिमय दर को भी भारतीय उद्योग और विदेशी व्यापार के प्रतिकूल बदला जाता रहा। ये सभी नई परिस्थितियाँ स्पष्ट कर देती कि जब कभी भी भारतीय विकास और अंग्रेजी हितों में टकराव होता तो बलि सदैव भारतीय हितों की होती थी। इसी कारण से इसके अलावा भारत का सिविल तथा सैनिक अपव्यय, प्रशासन भारतीयों को उच्च पदों पर वंचित रखना, लगातार बढ़ रहे गृह व्यय होम चार्जेस जो इंग्लैंड में भारत के लिए व्यय किया जाता था,
भारत से लगातार धन का निष्कासन, इन सभी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कुंठित हो गई थी और सभी का संचित प्रभाव जनता की बढ़ती हुई दुर्गति थी। समय समय पर पड़ने वाले अकाल भारत जीवन की एक नियमित विशेषता बन गए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में लगभग 24 अकाल पड़े, जिनमें 3 करोड़ के लगभग व्यक्ति मारे गए और सबसे घिनौनी बात यह थी कि इन अकाल के दिनों में भी भारत से धन अन्न का निर्यात किया जाता रहा। इसी के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत में बढ़ती हुई दरिद्रता का सिद्धांत विकसित किया और इसका मुख्य कारण अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीतियों को बताया। उन्होंने दरिद्रता और विदेशी दासता को जोड़ दिया और इस प्रकार की मनोवृत्ति से ब्रिटिश राज के प्रति घृणा उत्पन्न हुई, स्वदेशी माल और स्वदेशी राज के प्रति प्रेम पनपा और जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अगला है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भी राष्ट्र भावना को जगाने का कार्य किया। उन्होंने 1877 में भीषण अकाल के समय भी दिल्ली में एक भव्यशाली दरबार लगाकर लाखों रुपए नष्ट करना एक ऐसा कार्य था जिससे भारतीयों में क्षोभ फैला। आईसीएस की परीक्षा में भर्ती होने की आयु भी 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई ताकि शिक्षित भारतीय ये परीक्षा ही नहीं दे सके। इसके अलावा एक कलकत्ता के समाचार पत्र ने लिखा कि नीरो पंछी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। लिटन ने एक अन्य अधिनियम, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया, जिसके फलस्वरूप जातीय कटुता और भी बढ़ गई और उसके परिणाम स्वरूप भारत में अनेक राजनीतिक संस्थाएं बनी ताकि सरकार विरोधी आंदोलन चला सके। लास्ट है एल्बर्ट बिल विवाद। इस बिल पर हुए विवाद को लेकर दोनों पक्ष उत्तेजित हुए और ये बहुत समय तक उत्तेजना शांत नहीं हुई। रिपन की सरकार ने जाति भेद आधारित न्यायिक असमर्थता समाप्त करने का प्रयत्न किया और एल्बर्ट बिल ने जानपद सेवा के भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को वही शक्तियाँ तथा अधिकार देने का प्रयत्न किया जिससे उनके यूरोपीय साथियों को मिले हुए थे। यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया इतनी कटु थी कि वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा और इसी के फलस्वरूप भारतीयों की आंखें खोल के उन्होंने देखा जहाँ यूरोपीय लोगों के विशेषाधिकारों को प्रश्न है, उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। और दूसरा ये भी कि संगठित आंदोलन का क्या प्रभाव है। इन्हीं सभी का मिला जुला परिणाम था कि बाद में भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हुआ, भारत के लोग आगे आए, बाद में गांधी जी का भारतीय राष्ट्र में पदार्पण हुआ और उनके नेतृत्व में भारत में आज़ादी प्राप्त की गई। धन्यवाद।